नमस्कार मित्रों। हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 8 पे। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर नंबर 8 ऑफ बीटीएस लेवल 1 ज्योग्राफी। ठीक है, लेवल 1 ही ये इतने अपने आप में इतना सफिशिएंट हो जाएगा दैट आपको बहुत सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन यू विल बी सॉल्विंग विद दिस लेवल 1 ओनली, है ना। सो वी हैव कवर्ड टिल दिस पॉइंट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। अगर आगे पीछे होगा तो थोड़ा आप देख लेना, वैसे मैं पीछे से ही पढ़ा रहूंगा। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। सी, लेट मी टेल यू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। जो भी लेवल 1 में चल रहा है ना, अपनी जो 11th क्लास की ज्योग्राफी, ठीक है, यही सब कुछ है। अदर देन एक बुक है इंडियन ज्योग्राफी। आपको नहीं लग रहा होगा कि सर यू आर गोइंग टू स्लो, है ना। इंडियन ज्योग्राफी की एक किताब हो रहा है। अगर इसमें इफ आई डोंट गो स्लो देन आपको तो लगेगा ठीक है जल्दी में हो गया, थिंग्स आर वेरी इजियर, है ना। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइन बाय लाइन, दिस इज अ रीजन। बिकॉज यहाँ से सब कुछ आना है, तो अगर ये मैंने जल्दी भगा दिया और कवरेज में आपको बहुत दिखा दे रहा हूँ, तो इट इज ऑफ नो यूज। बिकॉज इफ योर कंसेप्ट आर नॉट क्लियर, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ओशियन करंट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एल निनो, है ना। ये सब आपको समझ में आएगा ही नहीं लेवल 2 में, कुछ नहीं आएगा समझ में इफ दीज थिंग्स आर नॉट क्लियर, है ना। सेकंड थिंग इज, ये तो वर्ड का हो गया, ये हो गया अपना इंडियन ज्योग्राफी, है ना। तो बस इससे तो ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर बचे हुए इससे आ जाएंगे, लेकिन स्टिल वी विल बी कवरिंग लेवल 2। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा एज लेके चलना है ना। हमें दुनिया से थोड़ा अलग चलना है। अगर दुनिया इतना पढ़ती है तो हमें इतना पढ़ना है। वो पढ़ाने वाला कोने में पढ़ा तो रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा सब चीजों पढ़ने में। सिंपली मैं सिंपल बना रहा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ लगती है, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कि नहीं सर आप ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं आया, बताओ क्या इशू है, ठीक है, जस्ट टेल मी। ठीक है, वी आर वेरी ओपन कि इफ यू से कि नहीं नहीं सर ये चीज ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रही है, आप थोड़ा और बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बता देंगे, आपको पर्सनली समझा देंगे। मुद्दा ये है, एग्जाम में आपको भाई वो पीडीएफ जो आती है उसमें तो नाम चाहिए, बस। इससे आगे बढ़ के कुछ नहीं है। ये छोटे मोटे जो आपसे टोकन मनी ली जा रही है, ये कुछ नहीं है यार। ये जो इंक्रिप्शन वगैरह आपके जो होते हैं वीडियोस में, इंक्रिप्शन की बात आई, थोड़ा मैं बता दूं, ये मतलब जिसको नहीं पता है, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का वर्ड समझ लो पहले क्या होता है। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कोई छुपी चीज, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे आप पढ़ते हो ना, व्हाट्सएप पे चैट होती है, इट इज पॉइंट टू पॉइंट इनक्रिप्टेड, मतलब कि केवल आपको पता है और सामने वाले को पता है। ठीक है, बस यही वही देख पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपके वीडियोस में कहीं कहीं विजुअली तो अभी तक नहीं मिला हुआ जितना मुझे पता है, बाकी मैं टीम से बोलूंगा जो इस चीज को देख रहा है। विजुअली तो आपका कहीं भी फोन नंबर आपको देखने को नहीं मिला होगा। वर्स्ट केस में अगर कोई बहुत स्मार्ट है, यू कैन टेल मी कि हाँ, अगर आपने इतने स्मार्ट हो दैट यू हैव डिकोडेड दैट वेयर योर फोन नंबर इज रिटन इन द वीडियोस। ठीक है, कहीं कहीं पे एकदम से बहुत छोटा छोटा पतला पतला लिखा होगा, वो आएगा केवल 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड के लिए अगर आप उसको ढूंढ के दिखा दो कि कहाँ पे लिखा हुआ, तो ठीक है, आप मेरे को कन्वे कर सकते हो। तो दिस इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन इनक्रिप्टेड इन योर वीडियोस। रीजन बीइंग सिंपल है, क्योंकि इन इन वीडियोस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, कंटेंट पे डिस्कशन करते हैं कि क्या एग्जाम में आ सकता है, दैट इज बीइंग टॉट बाय मी, है ना। तो ये सब जो मेहनत लग रही है, जो छोटा सा टोकन अमाउंट आपके लिए लिया गया, अगर इसको भी लोग जो बाजार के भाव में 200 रुपए में वीडियो बेचेंगे, तो वो अनएथिकल है, अनएथिकल है। ठीक है, सो डोंट डू दैट थिंग। So that's why these things have been encrypted. This is the only reason. So okay, you got my point. Nothing else. कोई ज्यादा ऐसा कुछ पैसा इशू नहीं है कि आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो रही हो या ऐसा कुछ नहीं। किसी भी सिंगल पर्सन का नंबर किसी के पास नहीं है, ठीक है। बट जितना आप लोगों ने पैसा हमें दिया हुआ, छोटा मोटा अमाउंट, लगभग उतना हमने इन्वेस्ट भी कर दिया जस्ट टू डू दीज थिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कंसेप्ट की बात आते हैं। कहानी तो हो गई बहुत। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, वी वर डीलिंग विद एटमॉस्फेयर, ओके। तो नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये एटमॉस्फेयर हीट एंड कूल कैसे होता है। बहुत सारे हीटिंग के प्रोसेसेस होते हैं। इस किताब में थोड़ा टाइम जाएगा, आगे वाली किताबों में बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, एक एक दिन की किताब है अदर देन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। द अर्थ, देखो क्या क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो सन से रेडिएशन आता है, जो द सन ट्रांसमिट द हीट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। आई हैव टोल्ड यू, नो नो सॉरी, इट इज शॉर्ट वेव फ्रॉम द सन। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द अर्थ इज लॉन्ग वेव। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूं यहां पे समझो। दिस इज योर सन, ओके, और यहां पे एक अर्थ की आपकी सरफेस है, ये मान लो आपकी सरफेस है, ठीक है। अब क्या होता है कि द हीट कम्स फ्रॉम हियर, फोटोन के फॉर्म में एच न्यू, इसको हम बोलते थे शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, राइट। नाउ दीज आर द शॉर्ट वेव रेडिएशन, यू कैन मेक लाइक दिस, दीज आर द शॉर्ट वेव रेडिएशन, ओके। अब क्या होता है, ये अर्थ पे जब आता है, ठीक है, तो अर्थ पे हमने बताया आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। चलो जितना जितना मैं अभी बता दूं वो सब आने वाला है। ये सब क्या है, एयर है, एयर। लेकिन जो अर्थ का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एयर का, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है,
मतलब कि अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि अर्थ के जो ट्रोपोस्फियर में है वो सबसे ज्यादा नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। रीजन मैं बता रहा हूँ, अब केवल इसको सुनना, आगे के 2 पेजेस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ एयर का कम होता जाता है। ठीक है, इट गेट्स डिक्रीजिंग टूवर्ड्स अपर साइड। नाउ ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है, इससे अर्थ होती है हीट। ठीक है, चलो डायग्राम भी बनाना चाहिए थोड़ा, सर अब बनाते क्यों नहीं, चलो थोड़ा बनाते। अब ये हीट हो गई, रेड हो गई। अब क्या होता है, यहां से निकलता है आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये तो शॉर्ट वेव हो गया। अब ये हीट जो हो जाती है, अब ये यहां से फिर निकलना शुरू करती है अर्थ से, एक तरीके से देखो लॉन्ग वेव टाइप का निकल रहा है। ठीक है, ये तो शॉर्ट वेव हो गया, एक लॉन्ग वेव की तरह अर्थ से आपका रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो यहाँ पे एयर है ये होती है गर्म। ठीक है, सो दिस एयर गेट्स वार्म्ड अप ड्यू टू दिस जो रेडिएटेड हीट है। तो इसको जो रेडिएटेड हीट को बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना, रेडिएशन। क्लियर है, अर्थ से आया शॉर्ट वेव में, फिर अर्थ ने, अब इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इसने रेडिएट किया, रेडिएट करके कौन होगा गर्म, इसके नियर बाई जो एयर है ना ये होगी अपनी हीटेड अप। ओके, तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाओगे तो सबसे गर्म एयर कौन सी होगी, सबसे गर्म ये होगी, फिर इसके बाद ये होगी, फिर इसके बाद ये होगी, फिर ये और कम गर्म होगी, तो सबसे गर्म ये होगी, है ना। मोस्ट हीटेड लेयर इज दिस। तो ये जो अर्थ की लेयर्स हैं, तो इनसे ही ये क्या हो रहा है, तो द अर्थ एटमोस्फियर इज हीटेड अप। सो द जो अर्थ की लेयरिंग है, तो ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रही हैं, मतलब कि जो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रही है विदाउट मूविंग, तो दैट प्रोसेस इज सो कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें कि जो लेयर टू लेयर टच होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक आयरन की रॉड है, यहां से आपको हीट दे रहे हो, इसके ऊपर कॉपर की रॉड रखी है, इसके ऊपर फिर एक स्टील की रॉड रखी है, तो ये मूव नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जब आप टच करोगे ना तो ये हीटेड दिखेगी। क्यों, क्या ऐसे रॉड इसको चिपक के ऐसे बोल रही है तुम भी गर्म हो जाओ, है ना। चाय पीते हो आप, है ना, चाय, तो दिस कप जनरली यू फील इट इज वार्म्ड अप, है ना। तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं है कि ये चाय इसको तोड़ के या जो वार्म कॉफी है तोड़ के बाहर निकल आया, इट इज नॉट द केस, है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से लेयर करके हीट ट्रांसफर हो रहा है, टच करके, है ना, विदाउट मूविंग द ऑब्जेक्ट, है ना। तो दिस इज वाई जो लेयर टू लेयर ट्रांसफर होता है विदाउट मूविंग द ऑब्जेक्ट, दैट इज सो कॉल्ड कंडक्शन। इन द सिमिलर फैशन इन द एटमोस्फियर एज वेल, कि जो लेयर्स हैं एयर की, वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफर जो कर रही हैं ऐसे ऐसे करके, वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब आप याद करो उस दिन को जब मैंने आपको बताया था कि अर्थ में जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दैट गेट्स, वो कैसे चेंज होता है, ये तो आपका जमीन है, पीछे जाते हो ट्रोपोस्फियर में कम होता है, फिर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, फिर बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो यहाँ तक ट्रोपोपॉज था, यहाँ पे ट्रोपोपॉज था, तो मैंने बोला था कि टेम्परेचर कम हो रहा है ट्रोपोस्फियर में ऐसे ऐसे करके, है ना। तो यही सिमिलर फैशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म ये है, ये वाली फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर आओगे ऐसे ऐसे करके वो कम गर्म होगी, क्योंकि वहां पे एयर की डेंसिटी कम है, थोड़ी कम है। ठीक है, तो उसको क्योंकि नीचे से गर्म होना शुरू हो रहा, तो सबसे पहले ये लेयर गर्म होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, सबसे पहले ये लेयर कम होगी, गर्म होगी, फिर दिस लेयर विल बी वार्म अप। तो समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये जो सबसे करीब है, ठीक है, वो ज्यादा हीटेड अप होगी, देन आफ्टर दिस लेयर विल बी हीटेड अप, देन दिस। तो एयर की डेंसिटी अगर बोला जाए तो ऊपर की तरफ कम होती है, तो सिमिलरली द टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग टुवर्ड्स एज द एल्टीट्यूड गेट्स अप। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जैसे जा रहे हो ना, तो समझ में आ रहा है ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, या नहीं आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनसे ही आगे की बातें बनेंगी। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे कि अभी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है कैसे हीटेड अप होता है, तो पहला तो हमें पता चला कि कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, बाई इनडायरेक्ट हीटिंग बाई सन। ठीक है, इनडायरेक्ट हीटिंग बाई सन। तो अगर कोई बोले थ्रू द कंडक्शन प्रोसेस द एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फियर है वो हीटेड अप होता है, कैसे, डायरेक्टली बाई सन, नो, इट इज इनडायरेक्टली बाई सन, बिकॉज डायरेक्टली हो रहा होता तो ऐसे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता, नहीं ना। ऐसे होता है, पहले ये आता है नीचे, फिर ये अर्थ इसको एब्जॉर्ब करती है हीट को, फिर ये हीट रेडिएट होती है बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, और फिर ये लेयर बाई लेयर ऊपर की तरफ गर्म होता है। ठीक है, जो सबसे नीचे लेयर होगी दैट विल बी मोस्ट हीटेड, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा। दैट इज व्हाट वी हैव रेड इन स्टडीड इन लास्ट चैप्टर
वो लास्ट चैप्टर में क्या बोला था कि टेम्परेचर ऐसे से डाउन होता है, तो ये ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है, समझ में आ गया? ठीक है। अब ये स्ट्रेटोस्फियर में फिर ऐसे कैसे चेंज होता था हम बाद में देखेंगे, हो सकता है लेवल 2 में देखें। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो एक तो कंडक्शन के थ्रू हमने देख लिया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे गर्म हो रहा है। सेकंड पॉइंट इज, एक हमने चीज देखी थी कि जो एयर यहां से जो हीट आ रही है, ठीक है, अगर ये एयर है ना लेयर टू लेयर ऐसे मूव कर रही है, जो टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ओके। ठीक है, तब तो हमें समझ में आ गया कंडक्शन है। नाउ अगर ये हीटेड एयर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, ऐसे ऐसे जो यहाँ पे हुआ हीटेड, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तब भी तो वार्म एयर हो रही है ना, वार्म एयर हमने देखा है ऊपर की तरफ जाती है। इफ दिस एयर गोज अप बाई थ्रू हीटिंग, है ना, देन अगेन ये हीट ट्रांसफर ऊपर तो जा रही ना, है ना, फिर कंडेंस होके ठंडी होके फिर ना कहीं ड्रॉप होगी जाके ना, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, द प्रोसेस जहां पे मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलोगे? मूवमेंट, इसको बोलोगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शनल करंट याद आ रहा है, अर्थ के अंदर हमने बताई थी हीट का जो ऊपर मूवमेंट होता है ना, तो वो कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफर है थ्रू एयर। समझ में आ गया दोनों चीजें? अब चलो इसको पढ़ते हैं। देर आर डिफरेंट वेज। तो अर्थ में जब क्या होता है, जो तो हमने बताया लॉन्ग वेव की तरह एटमॉस्फेयर लेयर्स जो गर्म होती है वो लॉन्ग वेव से होती है, तो ये देखो हीटेड स्लोली, layers in contact with the lower layers also get heated। तो मतलब कि जो मैंने प्रोसेस बताया और थोड़ा डीप में बताया, दैट हैज नॉट बीन रिटन हियर, सो दैट इज ओनली कंडक्शन ओनली, है ना। नाउ कंडक्शन में क्या होता है, हीटिंग लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमने सब समझ लिया, वही चीज लिखी जो हमने बताया। अब एक दूसरा और होगा, द एयर इन द कांटेक्ट विद अर्थ राइसेस वर्टिकली ऑन द हीटिंग। ठीक है, वो फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो हमने कैसे बताया, वर्टिकल हीटिंग को कन्वेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रेन एंड और वगैरह जो बादल वगैरह क्लाउड वगैरह होते हैं ना, दे आर फिनोमेना ऑफ ट्रोपोस्फियर ओनली। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, वहां सब ये नहीं होता। इसीलिए हमारे जो प्लेन्स वगैरह है ना, वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर के जो में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रोपोस्फियर में उड़ रहे होंगे तो भाई वहां तो बादल बादल बहुत ज्यादा होते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार पानी बरस रहा है, बार बार कुछ भी हो रहा है, तो दे विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई दीज प्लेन्स आर जो होते हैं ना, आर लोकेटेड इन और फ्लाइंग इन दिस लोअर स्ट्रेटोस्फियर, मतलब कि ट्रोपो को तो पार करके जाते हैं, उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए ओशन जो क्लाउड्स एंड ऑल का, है ना। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब हम पढ़ चुके हैं। ये एक डायग्राम देख लेना, मैं बाद में आपको भेज दूंगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे कैसे डे टाइम चेंज होता है। जैसे जून सोलिस्टाइस को 21 जून को मैंने बताया था, इक्वेटर पे तो 21 आवर्स होगा। अब यहाँ पे कितनी भी अर्थ घूमती रहे, यहाँ पे तो पूरे दिन लाइट पड़ेगी, लेकिन ये तो परफेक्टली 24 घंटे, 12 घंटे के बाद यहाँ पे रात आ जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे तो पूरे दिन लाइट पड़ेगी क्योंकि इंक्लाइंड है ना इस तरफ सन, तो पूरे दिन लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे 24 घंटे का दिन होगा, है ना। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे तो 12 से यहाँ 24 हो रहा, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ ही रहा होगा ना, तो 13 आवर 15 आवर्स। तो दिस इज द एनालॉजी ऑफ दिस डायग्राम। देन द वर्टिकल मूवमेंट, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्टिकल, क्योंकि इन मिडिल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डायurnal, मतलब दिन और रात के वेरिएशन इन डेली वेदर, ये एडवेक्शन से होता है। ठीक है, एडवेक्शन का मतलब ये होता है कि जो तो हमने वर्टिकल तो हमने देख लिया है, ठीक है, ये तो हो गया कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल हीट जो हो रही है, कन्वेक्शनल एयर मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे यहाँ पे चलो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है कोई अर्थ की जगह पे, और यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ से एयर मान लो है, दिस इज द एयर, ओके, नाउ इट इज फीलिंग हाई प्रेशर फ्रॉम दिस साइड, और लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है दिस इज सो कॉल्ड विंड, है ना। और विंड से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज एडवेक्शनल हीट ट्रांसफर, जो लिखा तो एडवेक्शनल इज हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट हीट ट्रांसफर, ओके। जैसे कि लू है इन इंडिया, समर में जो सीजनल विंड होती है लू, दैट इज ओनली थ्रू एडवेक्शन प्रोसेस। रिमेंबर दीज थिंग्स लिटिल, मैं बता रहा हूं ना कि बहुत बहुत डीप चीजें हैं, बट इन सिंपलर वे इफ यू कैन अंडरस्टैंड देन ज्योग्राफी विल बी सो सिंपल टू यू, है ना। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, मीनिंग समझते हैं, बहुत बड़ी किताब है यार ये, एक एक लाइन पढ़ानी पड़ रही है, बट आगे इतना ही सिंपल हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है, देखो, अर्थ से जो शॉर्ट वेव फॉर्म्स आई है ना और हीट्स ऑफ द सरफेस, देखो यहाँ द इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ, है ना, फ्रॉम द सन बट बाय द अर्थ इन द शॉर्ट वेव फॉर्म्स एंड हीट्स ऑफ इट्स सरफेस, फिर ये क्या करता है, रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है, फिर ये रेडिएट करती है अर्थ, क्या, लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ना, इसी को बोलते हैं आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि ना सोलर से थोड़ा ना आ रहा है,
ये तो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो तो अपना अर्थ, वहां से ये आ रहा है रेडिएशन, है ना, समझ में आ रहा है। सो लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इनडायरेक्टली हीट होता है। अब हीट बजट समझते क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है, कुछ पैसे मिले कुछ पैसे गए तो उनका जोड़ घटाना, है ना, द बैलेंसिंग आउट दीज थिंग्स इज सो कॉल्ड बजट। in the similar fashion if you talk about heat, the heat incoming to the earth and heat going out to the from the earth, it's so called heat budget। तो सुनते हैं, देखो बस आपको ये डायग्राम समझना, मेंस में कभी अगर बना पाओ तो इसको भी सिंप्लीफाई करके बनाना, आई यूज टू मेक इट, है ना, सिंपल फॉर्म में बनाना, इतना बड़ा मेंस में नहीं बन पाता, मैं 30 सेकंड में डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। सो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन समझते हैं, ऑब्वियसली बात है सोलर से आ रहा होगा, देखो टोटल 100 है, ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम द सन। ये क्या क्या होता है बस प्रोसेसेस समझना, ये रेडिएशन आया, एक क्लाउड मिल गया उसको, तो क्लाउड से कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो क्या हो गया, और फिर क्लाउड से नीचे जाके कुछ एब्जॉर्ब हो गया, यूनिट ज्यादा नहीं ध्यान दो, वो सब बैलेंस हो जाएगी ना, जितना आएगा उतना चला जाएगा। तो ये देखो क्या होगा, शॉर्ट वेव होगा। अब कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्टेड बाई स्पेस, ठीक है, जैसे कि क्लाउड से भी रिफ्लेक्ट हुआ है और अर्थ से भी रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब कि एक तो यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक देखो यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो दीज आर द रिफ्लेक्टेड, बट दिस विल बी शॉर्ट वेव ओनली। Remember this very important point. Sort of, I guarantee you, you just ask 10 people randomly and ask them which type of radiation this will be reflected back wala, है ना, कि that is being reflected by the earth as well as cloud. They will say it is coming from earth, so this is long wave radiation. I ask, if you ask 10 people, 8 out of 10 people will be arguing on this, that this is long wave radiation. Mark my word, this is short wave radiation because it is same reflected. If a radiation is coming like this and reflecting, this is the same thing, है ना, रिफ्लेक्ट रेडिएट हो जाता तब एब्जॉर्ब होके, दैट इज सो कॉल्ड लॉन्ग वेव। बट दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक क्वेश्चन मैं तो कभी ना कभी पूछता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैंने इस पे जो पढ़ के यहाँ पे लिख रखा है वो यही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा, ठीक है। अब स्कैटरिंग क्या होती है, मतलब कि जैसे ये कुछ ना कुछ क्लाउड्स वगैरह उनसे ऐसे जो न्यूक्लियाई वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स उनसे स्कैटर्ड होगा, है ना, तो ये स्कैटरिंग हो गई। और कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अर्थ ने एब्जॉर्ब करा, एटमॉस्फेयर मींस क्लाउड्स वगैरह जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन दिस डायग्राम, ओके। और फिर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो ग्राउंड से निकल के आ रहा है वो ये होता है, फिर उससे क्या क्या होता है वो आप समझ लेना इस डायग्राम को देख के, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, वरना इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा दिमाग उतना नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से समझ रहे थे, इससे फाइनली जब आप मैथमेटिक्स इसकी समझोगे तो जितनी हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज कमिंग फ्रॉम सन इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज गोइंग टू बैक टू द एटमॉस्फेयर। सो द अर्थ इज नॉट गेटिंग हीटेड टू मच और ना तो वो कूल डाउन हो रही है बहुत कुछ, तो दिस इज वाई कि जितनी हीट आई हमारे पास तो उतनी चली गई, तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द अर्थ नाइदर वार्म्स अप नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो इस यूनिट को आप यूनिट्स को मैच करा लेना, वो वही है, ज्यादा 1 घंटे उसको समझाने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो, वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस कुछ सुन लेते हैं, एक कंसेप्ट है, थोड़े टफर लेवल पे हम जा रहे हैं। देखो, एक बस इतना समझ में आ जाए आपको कि वी नो इन द अर्थ, कहां पे समझाऊं, कोई डायग्राम चाहिए मेरे को, जगह चाहिए, चलो सपोज यहां देख लेते हैं। हमने देखा था ये अर्थ है, अर्थ पे जब हमें पता है ये ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक पे डायरेक्ट हीट आती है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज हीट सरप्लस रीजन, और यहाँ पे डेफिसिट होता है। तो ये कुछ 40 डिग्री के आसपास देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन द 40 डिग्रीज 2 टाइप के रेडिएशंस पाए गए हैं। एक तो देखो डायरेक्टली सन से आ रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज सोलर रेडिएशन, और एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है कि मतलब कि जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है, दैट इज नाउ बीइंग ट्रांसमिटेड, और फिर वो यहाँ वहां जा रहा है टू मेंटेन द हीट, करेक्ट। सो ये देखा गया है कि जो 40 डिग्री का एरिया है, ठीक है, देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बिटवीन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, मींस ये जो रीजन है 40 डिग्री का, 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो इन दिस एरिया ये देखा गया कि नेट में सरप्लस हीट है यहाँ पे, दैट्स व्हाट वी हैव रेड इट, है ना। तो अगर हम लैटिट्यूड वाइज दिखाएं, इस एक्सिस को लैटिट्यूड देखें तो 0 तो यहाँ है,
तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ जाओ, 10 डिग्री साउथ जाओ, ऐसे ऐसे जाके 40 डिग्री तक जाओ। तो इन दिस रीजन व्हाट हैपेंस इज, एक टाइप का रेडिएशन ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखो एनर्जी यहां पर दिखा रहे हैं कि दो टाइप के रेडिएशन दिखाया, एक तो मैंने दिखाया कि सोलर रेडिएशन दिखा रहा है, दिस इज द सोलर रेडिएशन, ओके, और दूसरा दिखाया है कि हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, सोलर तुमने दिखा दिया डार्कर लाइन से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये है थोड़ा डॉटेड डॉटेड है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि इस रीजन में आप देखो, ये भी मेंस में डायग्राम बनाया जाता है अगर आए तो, इस रीजन में देखा जाए तो हीट सरप्लस है, मतलब कि सन का रेडिएशन जाता है, टेरेस्ट्रियल कम है ना। हाउएवर इन दिस रीजन जो नेट का जो एनर्जी है वो डेफिसिट में, मतलब कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा है, सन रेडिएशन कम है। समझ में आ रहा है ड्राफ्ट से? ये देखो क्या है आपका सोलर रेडिएशन है, दिस इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट इन द दिस बियॉन्ड 40 लैटिट्यूड एरियाज। सिंपल, यू गेट मी? सो ये बोला जाता है कि इफ टू मेंटेन द हीट इन द बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड in the north and south, terrestrial radiations are more important, correct? clear है? तो this is explained in this diagram। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, अर्थ में टेम्परेचर क्या होता है, ये देखो लिखा है ना, ये जो मैंने बताया, एक चलो पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपको, क्या मतलब था, कभी भी कोई हॉट बॉडी से कोई कोल्ड बॉडी की तरफ अगर कोई रेडिएशन हो रहा है, दैट इज जनरली यूवी रेज, ठीक है। In the similar fashion, if this is the sun, that will be a hot body, and this is the earth, this is the colder body। तो whatever the radiation coming from the hot body to cold body, they are generally, हम लोग देखते हैं ना UV rays, है ना, तो they will be always short wave, in the short wave। However, if you see reverse, इस पे डिबेट नहीं करना है फिजिक्स की, जो मैं बोल रहा हूँ उतना सुन लेना, ठीक है। If you see reverse, if anything coming from cold body to a warmer body towards, so those will be long wave radiation and they will be termed as IR radiation, infrared radiation, ठीक है। बस इतना एक पॉइंट था, अगर आपको सुनना है समझना है एक्स्ट्रा था, लिख सकते हो, ठीक है। तभी तो देखो लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, अर्थ से सन की तरफ जो जा रहा है वो तो वही तो होता है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। चलो अब टेम्परेचर का हमें देखना है कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है, अर्थ पे। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्या क्या हो सकता है हमें पता है, लैटिट्यूड तो होता ही है, सन के हिसाब से एल्टीट्यूड भी होता है, जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाओगे या एटमॉस्फेयर में टुवर्ड्स ट्रोपोस्फियर, वी आर इंक्रीजिंग द हाइट, देन टेम्परेचर वी हैव सीन इट इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इट इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहां से एयर मास जो सन ब्रीज एंड वो होते हैं सब, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, ये क्या होता है ओशियन करंट हम आगे देखेंगे, ठीक है। लोकल एस्पेक्ट मींस पहाड़ वगैरह है ना, माउंटेन्स, इफ देयर आर माउंटेन्स एज वेल। तो सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड, वी हैव सीन इट कि कैसे टेम्परेचर लैटिट्यूड वेरिएशन होता है, ठीक है। टॉपिक्स पे ज्यादा होता है। एल्टीट्यूड मींस हाइट, हाइट मींस जैसे अगर एटमॉस्फेयर में अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो एटमॉस्फेयर में हमने टेम्परेचर देखा है डिक्रीज होता है, और किस रेट से डिक्रीज होता है, 6.5 डिग्री कम हो जाता है पर 1000 मीटर पे, है ना, इट इज डिक्रीज। तो दिस इज सो कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट, करेक्ट, वी हैव सीन इट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको बोलते हैं जैसे मैरी टाइम क्लाइमेट या कंटिनेंटलिटी इफेक्ट बोलते हैं। सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लॉस हीट्स स्लोली, वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू लैंड। सही बात है, जो पानी होता है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, तो उसमें वेरिएशन जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। ये आपको पता होगा कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट है फिजिक्स के 12th क्लास के, वी डोंट नीड टू समराइज दैट थिंग, है ना। तो वहां पे क्या होता है, सी और लैंड ब्रीजेस का कंसेप्ट होता है, ये भी हम आपको बताते हैं। उससे मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है, ये टर्म सुना होगा आपने, नहीं भी सुना तो अभी सुन लो, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। क्या होता है, जैसे यहाँ पे सी है, ठीक है, ये आपकी लैंड है, तो यहां से एयर का सर्कुलेशन होता है, ये ज्यादा गर्म है तो ऐसे ऐसे मूव कर करके टेम्परेचर बैलेंस होता रहता है। जैसे कि मुंबई और दिल्ली में क्यों इतनी गर्मी पड़ती है, बिकॉज देयर इज नो मैरीटाइम इफेक्ट, बट इन द मुंबई ह्यूज मैरीटाइम इफेक्ट, बिकॉज मुंबई की टेम्परेचर हमेशा अच्छा रहता है ना, क्लाइमेट हमेशा मैरीटाइम क्लाइमेट है। बस यहाँ पे क्या होता है, कंटिनेंटलिटी इफेक्ट, कंटिनेंटलिटी इफेक्ट, क्योंकि कंटिनेंट जैसा है ना, मैरीटाइम है नहीं, तो यहाँ पे कोई ऐसा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं आता है। सी ब्रीज लैंड ब्रीज का मतलब यही होता है, यहाँ से एयर गई फिर आपको मॉडरेट कर रही है, यहाँ से आना जाना लगा रहता है एयर का, तो ठंडा गर्म होता रहता है, वो अच्छा होता है, ठीक है, बताएंगे अभी। एयर मास एंड ओशियन करंट, जहां पे ओशियन करंट ऑब्वियसली बात है कोल्ड ओशियन करंट है, दैट प्लेस विल बी सीइंग सम लोअर टेम्परेचर।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अब देख लेते हैं, ये सब टफर चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन तो आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हर साल पिछले 2 सालों से तो क्वेश्चन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द ग्लोब कैसे होता है, ढंग से समझना है, ठीक है। देखो, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर can well be understood by studying the temperature distribution in January as well as in July. Why? Because these are the two main things. एक तो जनवरी में सन सबसे पास होता है जिसको बोलते हैं एपीहेलियन, हमने आपको बताया था कब होता है, 4 जन। ऐसे ही सबसे जो दूर होता है वो जुलाई में होता है जिसको बोलते हैं पेरीहेलियन, है ना, तो ये 3 जुलाई के आसपास होता है। So these are the two cases where we need to see that variation of temperature highest या lowest यहीं पे हो सकता है। The temperature distribution is generally shown on the map with the isotherms. Iso means same, therms mean temperature. तो जो जो points अर्थ पे having same temperature, connect those things, make some lines, those were termed as isotherms, है ना। तो isotherms are the lines joining places having equal temperature. In the similar fashion we can say isobars. What is these isobars? Bar mean temperature, pressure, iso mean same. The lines they are connecting the same pressure, ठीक है, तो उनको बोला जाएगा आइसोबार्स, है ना। तो अभी आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। अब देखो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बस उसी फैशन में आपको याद करना है, उस पर ज्यादा मैथमेटिक्स लगाओगे दैट विल बी सुसाइडल। आई हैव रेड दीज थिंग्स एटलीस्ट 20 टाइम्स और 25 टाइम्स। द समरी वट एवर आई एम गिविंग टू यू, जस्ट रिकॉल दैट। कोई ज्यादा उसमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन सही होना चाहिए, दैट इज आवर मेन टारगेट। सुनो, effect of latitude on temperature is well pronounced on the map as the isotherms are generally parallel to the latitude, ठीक है। The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July. The same exact statement has been asked, ठीक है, वरना इस पेज से सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, है ना। बाकी की जगह तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखो, जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड होते हैं। हमने आपको बताया है एक चीज, चलो थोड़ा समझाते हैं यार, भक्ति तो ज्यादा लगेगा, लगने देते हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, यहां पे आपके लैटिट्यूड्स होंगे, दिस इज द इक्वेटर, दीज आर योर लैटिट्यूड्स, ओके। सो अगर आइसोथर्म देखोगे, दिस इज द सन, दिस इज योर सन, देन हमें पता है कि आइसोथर्म अगर देखोगे ना तो यहां पे जितना जितना जो लाइट गिर रही है ना, तो विद दिस with respect to this light we can say the temperature over all these things will be same, correct? you'll be saying like this ना, है ना, क्योंकि सब पे ये तो घूम जा रही है अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। सो थोड़ी देर बाद फिर टेम्परेचर ये इस पे यहाँ पे सब जगह सेम होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दैट आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू दीज लैटिट्यूड्स, ओके, दिस हैज बीन रिटन हियर। नाउ जनरली बोला गया है, लेकिन डेविएशन क्यों होता है? डेविएशन इसलिए होता है बिकॉज अर्थ हमारी एक जैसी नहीं है, कभी लैंड है तो कभी पानी है। तो वी नो दिस, द लेटेंट हीट ऑफ दिस लैंड, लेटेंट हीट ऑफ दिस ओशियन, है ना, बोथ आर डिफरेंट। तो वी कैन नॉट से दैट कि ये सब जगह सेम ही होगा टेम्परेचर, क्योंकि सेम टाइम पे देखोगे तो ये ज्यादा गर्म होगा, ये ज्यादा ठंडा होगा, है ना, सर्दियों में। और गर्मियों में देखोगे तो ये ज्यादा गर्म लगेगा, ये कम गर्म लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें मतलब कि देखा जाता है कि जल्दी कौन ठंडा हो जाता है, जल्दी कौन गर्म होता है ना। सो हम नहीं कह सकते कि आइसोथर्म हमेशा सेम होंगे पैरेलल टू लैटिट्यूड, दे विल बी डेविएटिंग, ओके। व्हाई दे आर डेविएटिंग, द क्वेश्चन इज why these isotherms are deviating, why these are isotherm actually, why these are not parallel to latitude, because यहाँ पे हमें पता है कि अर्थ में सेम सीन नहीं है, कहीं पे लैंड है कभी ओशियन है। तो दिस इज द रीजन। क्वेश्चन है आपसे बनाना सीख जाओ, ठीक है। चलो अब डेविएशन देखते हैं क्या होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में हमें पता है द लैंड सरफेस एरिया इज मोर, सही बात है, और साउथ में उल्टा है। तो हम केवल और केवल जनवरी में पहले देखते हैं कि कैसे आइसोथर्म्स आर डेविएटिंग। Isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. First of all, just mug up this statement. मैं बताता हूँ कैसे होता है। This can be seen on North Atlantic Ocean. देखो, आइसोथर्म होते हमारे जनरली कैसे, हम बोल सकते थे अर्थ को हमने फाड़ के रख दिया, आइसोथर्म ऐसे होता, पेपर इसको मैंने ऐसे कट करके रख दिया, ठीक है, खोल के। बट ऐसा नहीं हो रहा है, दे आर डेविएटिंग, देखो ऐसे 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 डांस कर रहे हैं, है ना। Why it is so? Now understand. पहले इसको छोड़ देते, पहले मैं आपको समझाता हूं। सपोज इन द मंथ ऑफ, जस्ट रिमेंबर दिस ओनली सिंगल डायग्राम, इन द मंथ ऑफ वी आर विटनेसिंग द जनवरी, है ना।
फिर उसके बाद तो आपको पता है कि फिर हम सब उल्टा कर देंगे। जनवरी में जस्ट ऑब्जर्व द आइसोथर्म्स, दीज आर द आइसोथर्म्स। ये 10 डिग्री का आइसोथर्म है, 20 डिग्री का आइसोथर्म है। मींस ओवर दिस लाइन every place from where it is passing through, the temperature will be 20 degree centigrade in the northern hemisphere in the month of January. Suppose ये ठंडक है आज, है ना, there is winter in the northern hemisphere. So now what happens is, ये सब वाटर में चल रहे हैं अभी, है ना, वाटर में चल रहे हैं। तो वाटर में देखा जाए तो सब जगह सेम टेम्परेचर दिख रहा है इसको, इस हिसाब से काइंड ऑफ स्ट्रेट है। नाउ यहां पे भी स्ट्रेट है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, सर्दियों का टाइम है, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर मूविंग, चलो सपोज आई एम सीइंग 10 डिग्री, ओके, यहां से ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है और कहीं भी और अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। चलो मैं देख रहा हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बट जैसे ही हम लैंड पे आए तो आइसोथर्म गोज डाउन, ठीक है। तो मतलब कि ये इस साइड तो टेम्परेचर का ग्राफ दिखाया जा रहा है ना, कि टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम हो रहा है ना। तो मतलब कि इफ आई एम सेइंग दीज आर द आइसोथर्म, मींस यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज दिस इज ओशियन। नाउ इट इज सडनली कमिंग डाउन, है ना। मतलब कि इस जो यहाँ पे टेम्परेचर जो कॉन्टिनेंट में मिल रहा है वो यहाँ से इस जगह पे मिल रहा है, मतलब कि थोड़ा नीचे मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर इसकी स्ट्रेट लाइन में जाओगे यहाँ कहीं तो वहां पे कुछ, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे कितना होगा, लगभग 5 डिग्री के आसपास होगा। इफ दिस इज 10 डिग्री इन द ओशियन, इन द कॉन्टिनेंट, मींस अगर हमें इस 10 डिग्री को दिखाना है, ठीक है, तो 10 डिग्री को दिखाने के लिए जब ओशियन से लैंड की तरफ जाओगे तो हमें कहीं ना कहीं आइसोथर्म डेविएट करना पड़ेगा टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री दिख रहा है, रादर देन ऊपर जाओगे तो और कम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर देखो कम हो रहा है, 20, 10, 0, -12, समझ में आ रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सपोज ओशियन जो होता है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, इफ वी सी इन द विंटर केस, तो ये ओशियन का टेम्परेचर ज्यादा होगा अगर ऐसे ऐसे सीधा जाओगे, और यहाँ पे लैंड थोड़ी सी ठंडी होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए रिस्पेक्टिवली कंपेटिवली देखा जाए तो ओशियन गर्म होगा, लैंड ठंडी होती है। तो इसीलिए अगर इस 10 डिग्री को देखना चाहोगे तो उसके डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, उस लैटिट्यूड के डायरेक्शन, हाउएवर इट विल कम थोड़ा नीचे की तरफ मिलेगा। और अगर इसके सीध में जाओगे, इसके डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन जाओगे, इट विल बी समथिंग 5 डिग्री हियर। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आइसोथर्म, बिकॉज दिस इज आइसोथर्म। तो यही वो बोलना चाह रहा है, इन द मंथ ऑफ जनवरी द आइसोथर्म्स विल बी शिफ्टिंग towards south if you go from ocean to continent. Now ये मुझे याद नहीं, but still now let me check if my concept is right or not. The deviation from this general trend देखते हैं, जनवरी में ज्यादा होता है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा हूं मैं, टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट, ठीक है। तो हम कॉन्टिनेंट पे देख रहे थे ना, तो द आइसोथर्म्स डेविएट टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, दैट इज व्हाट वी वर सीइंग। अगर हम कॉन्टिनेंट पे जाएंगे तो आइसोथर्म आर डेविएटिंग टुवर्ड द साउथ, राइट बात है। और अगर हम यहां से लैंड से ओशन की तरफ जाएंगे तो देखो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो रहा है, देखो ये देखो 0 डिग्री वाला, देखो अभी हम यहाँ पे हैं तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो देखो टुवर्ड्स नॉर्थ हो रहा है। अगर हम कॉन्टिनेंट टू लैंड जाएंगे, बस इतना रट लो, जस्ट मग अप दीज टू स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, है ना। इसमें कोई दिल लगी नहीं करना है आपको आंसर, क्योंकि 2 साल से एग्जाम्स में ही आ रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज सो टफ कंसेप्ट, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना। बस इतना रट लो, क्या आपको समझा दिया कि कैसे मूव करता है। बस टेम्परेचर का थोड़ा देखे रहे ना, वेरिएशन ये 20 डिग्री है, ऊपर की तरफ डाउन हो रहा है, बस समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया, बस आपको कुछ नहीं करना है। मैं लिटरली बता रहा हूं, डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू पीएचडी ओवर दिस, यू विल रिग्रेट। जो मैंने बताया, कितना बताया, इतना बस बता लो। ये देखो एल्बिडो वगैरह मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्ट वेव रेडिएशन को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इतना बस रट लो। आइसोथर्म्स शिफ्ट जनवरी के टाइम में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैंड टू सी जाओगे तो मतलब कि आप सोच लेना कि जो आइसोथर्म्स का मैंने बताया, लैंड टू सी में जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, और साउथ टू ओशियन टू लैंड जाओगे टुवर्ड्स साउथ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे शिफ्टिंग हो रही है, ये रट लेना बस। अब आप केवल चलो ओशियन टू लैंड या लैंड टू ओशियन का एक का याद रख लो, बस आपको फिर पूरा याद हो जाएगा कैसे करना है सिमिलरली, ठीक है। अब यही अगर आपको करना हो, हाँ
समझ में आ गया ना? ठीक है, तो सर्दी और गर्मी का देख लेना, जनवरी में हमने देखा है, ठीक है। और ये जो आइसोथर्म का मूवमेंट वगैरह होता है, ये मोर प्रोनाउंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर ही है, बिकॉज स्पेशली इन नदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज यहाँ पे जो लैंड और जो ओशियन का कंसेप्ट है ना, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि देयर इज मोर लैंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर रादर ओशियन। हाउएवर दीज आर नॉट मोर प्रोनाउंस्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज यहाँ पे कुछ लैंड और ओशियन का उतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लैंड है, ज्यादातर ओशियन है, तो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो पैरेलल टू लैटिट्यूड दिख रहा है, इफ आई एम ड्राइंग दिस ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो आइसोथर्म्स आर मोर पैरेलल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अनदर पॉइंट यू कैन नोट इट डाउन, है ना। तो जब यही रट लो कि विंटर्स में क्या होता है, आइसोथर्म्स शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एट द रेट ओशियन और साउथ ऑन लैंड। बस इतनी लाइन अगर आपको रट गई तो आंसर आप निकाल लोगे। दिस इज हाउ यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। समझ में आ रहा है? स्मार्ट वर्क का समझ में आता है? चलो चलो एग्जांपल से समझ, आपको एक स्मार्ट वर्क समझाते हैं। देयर इज अ पर्सन, है ना, दिस इज अ क्यूब, अब क्यूब को लुढ़का के उसको ले जाना है यहाँ पे, तो ये धक्का लगा रहा है ये क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत टफ है। देयर विल बी अनदर पर्सन हु इज स्मार्ट, है ना, तो स्मार्ट काम करेगा, वो क्या करेगा? इस क्यूब को थोड़ा थोड़ा यहां से काट देगा, है ना, तो इस क्यूब को थोड़ा सा कट करके ऐसा कन्वर्ट करके क्या कर देगा? ऐसा ऐसा करके कुछ कर देगा, कॉर्नर से कट करके इसको काइंड ऑफ सर्किल बना देगा, फिर इसको रोल करके ले जाएगा यहाँ पे। दिस इज स्मार्ट वर्क, राइट। अब स्मार्ट और हार्ड वर्क क्या होता है? एक आदमी क्या करेगा? पहले तो इसको क्यूब बनाएगा, क्यूब से सर्किल बनाएगा, और फिर नीचे से लगाएगा यहाँ पे धक्का, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, लुढ़क के अपने आप पहुंच जाएगा, धक्का लगाना नहीं है। तो आपको ये होना है, ठीक है। आपको रटना भी है, मगअप भी करना है, एंड यू नीड टू नो द कंसेप्ट्स एज वेल, you need to know the concepts as well. If you do this thing, then you are the smartest person, correct? So this is your requirement. Don't be a hard working person, don't be only smart work, just do smart plus hard work. This is the requirement of any exam. ठीक है, क्लियर करना। अब आपको कोई डायग्राम ज्यादा समझने नहीं है, जो बताया था बस इतना ही समझना है। ये क्या है? अब जुलाई के महीने में इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है, उसका उल्टा कर दो जो बताएगा। अगर आपको एक याद है तो समझ में आ ही जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स वी वर डिस्कसिंग विद। कंडक्शन में मैंने आपको बता दिया था, पार्टिकल मूवमेंट होता नहीं, कन्वेक्शन एडवेक्शन सब बता चुका हूं, एक बार देख लेना जो मैंने क्या लिखा है, ठीक है। देखो दीज आर द टू क्वेश्चन, दे आर रिपीटेडली कमिंग इन योर एग्जाम, प्रीलिम्स 23 24 में आ चुके हैं, ये आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ये जो मैंने बताया, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया यार, 10 सेकंड में मार दिया था यार मैंने उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, स्क्रीन पे जो आ रहा है देख लो, जरा पॉज करके आप देख लो क्या है, पॉज करके फिर समझ लो, बिकॉज इट विल नॉट बी सो इजियर टू टेक स्क्रीनशॉट, है ना। तो या कोई फोटो खींच के इसकी आप उसको समझना, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नाउ मूविंग अहेड। हाँ चलो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर आगे के कंसेप्ट समझते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिख के ले लो, गारंटी ले लो, इनसे क्वेश्चंस आने हैं, ओके। आपको बस यही लाइन याद रहनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है, तो योर क्वेश्चन विल बी इजियर, फाइन। नाउ ये कहां से आपकी किसकी लाइन आ रही है? ओके ओके ओके, ये हमने कहां पे आपको छोड़ा है? कहां की लाइंस कनेक्टेड है? सो यूरेशियन, ठीक है। वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। वो उतनी समझाने वाला था, उससे पूरा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट स्टिल whatever the things written here, let us understand those things. The effect of ocean is well pronounced in the southern hemisphere. Here the isotherms are more or less parallel to the latitudes, and the variation in temperature is more gradual than the northern hemisphere. We have seen it. Clear है? हमने आपको दिखाया था कि in the southern hemisphere the isotherms are more or less parallel to the latitudes. ये क्यों है पैरेलल? आपको बताया, आप तो समझदार लोग हो गए, आपको ज्ञान मिल रहा है ना, तो अब आपको कठिन नहीं लगना चाहिए सब चीजें, है ना। चलो कोई यहां से क्वेश्चन बनाया करो यार, अब आप इतने प्रो हो रहे हो धीरे धीरे कि क्वेश्चन क्यों नहीं डिजाइन करते हो? खड़े खड़े क्वेश्चन बनाओ, चलो मेरे को भी नहीं पता, बनाते हैं। कैसा बनेगा इससे क्वेश्चन? क्वेश्चन फॉर्मेट होगा कि सिंगल मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा 3 कि इन द सदर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म आर लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बताएंगे देयर आर मोर
The reason of being parallel to the latitudes in the southern hemisphere is because there is less land available in the southern hemisphere. सही इसमें, ठीक है, ऐसे करके कुछ बता सकते हो आप, बना सकते हो क्वेश्चंस। चलो ये मैं जुलाई उलाई की सब कहानी आपको बता चुका हूँ, जनवरी का याद रहेगा तो उसको उल्टा जुलाई में कर देना, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? जहां पे भी हमें पता है कि टेम्परेचर जैसा चेंज होता है उसका उल्टा होने लगे, देन इट इज सो कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इफ आई एम सेइंग आई एम फ्रॉम दिल्ली and Delhi to Mumbai, I am seeing the temperature variation is this. Now, if I am saying the somewhere temperature is temperature variation is reverse like this, so this is temperature variation reversal, है ना, inversion of temperature हो रहा है। Okay, so normally temperature decreases with increase in elevation. Elevation means height, सही बात है। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एलिवेशन, सही बात है। हम तो ट्रोपोस्फीयर में जाते तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऐसे ऐसे करके ना, ट्रोपोस्फीयर यहाँ तक है। इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, सही बात है, हमने देख चुके हैं वो रेट आपको पता भी है, ठीक। इफ इट इज इन्वर्टेड देन इट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मींस अब हमें देखना है कि ऊपर जाते समय टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा था स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ऐसा, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है यू कैन राइट इट, देन इन द स्ट्रेटोस्फीयर वी सी द टेम्परेचर इन्वर्जन, बिकॉज यस डेफिनेटली वी सी, है ना। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज इफ देयर इज एनी कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, देन द सिचुएशन कि हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होने की बजाय इट गेट्स इंक्रीजिंग, सो दैट विल बी सो कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। इट इज परमानेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, बट इफ इट हैपेंस टू बी इन ट्रोपोस्फीयर देन वो कैसे हो सकता है, सुनो। अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। व्हाई इट इज सो, देखते हैं, चलो। The heat of the day is radiated off during the night and by early morning hours the earth is cooler than air above. Over polar areas temperature inversion is normal throughout the year, ठीक है। चलो सुनते हैं क्या होता है। आई एम सेइंग टेम्परेचर इन्वर्जन की चीजें देखते हैं, कहां कहां पे हमें टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज इन द विंटर नाइट्स what happens is sorry, this is the land, ठीक है, and this is the air, because we know it कि कभी कभी आप देखते हो कि रात में सुबह सुबह in the winters also if you wake up at 3 AM in the winters, ठीक है, और शाम में गर्मी थी, ठीक है, तो आप सुबह सुबह देखो काफी ठंडा ठंडा लगता है। why it is so? because जो अर्थ के नियर बाई हीट है, ठीक है, वो कूल डाउन हो चुकी है ना, यहाँ पे अब हीट रही नहीं है, अर्थ ठंडी हो गई, तो मतलब कि ज्यादा रेडिएशन अब कर नहीं रही है, तो इसकी जितनी भी हीट थी, वट एवर हीट इट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन समर सन वाज सनशाइनिंग, है ना, सो दिस हीट वाज एब्जॉर्ब बाय दिस, ठीक है। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू इट हैज बीन वॉमिटेड आउट, इट हैज बीन इमिटेड आउट, ओके, नाउ देयर इज नो हीट लेफ्ट, बट दिस हीट that has been emitted out in the atmosphere is present here, okay, this is suppose heat। तो if you see यहां पे जब देखोगे टेम्परेचर अब ज्यादा दिख रहा है, if the winter night is too long, है ना, लॉन्ग विंटर नाइट एंड एयर इज स्टिल, मींस एयर का ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, एयर इज स्टिल मींस थमी हुई एयर है ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप कंडीशन इससे देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कोल्ड लग रहा है क्योंकि हीट तो पूरी निकल गई, और यहाँ पे लग रहा है हीट। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको लग रहा है यार गर्म लग रहा है यार मुझे, है ना, गर्म लग रहा है, यहाँ पे जो ठंडा लग रहा है। तो देखो ये रिवर्सल नहीं दिख रहा है आपको, डोंट यू सी द टेम्परेचर इन्वर्जन हियर, वी टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन यू मूव upwards in the stratosphere then temperature gets decreasing, I have told you in this way, है ना, मतलब कि यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। ये ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होता है, फिर बढ़ता है स्ट्रेटो में, फिर मेसो में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके। सो तो कम होना चाहिए तो ऊपर जाते समय, बट इट इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन, करेक्ट। चलो क्लियर है ना। मैं आपको दूसरा जगह बता रहा हूँ, दो जगह हमने टेम्परेचर इन्वर्जन देख लिया। if in mains it is asked what do you understand by temperature inversion and tell me some 2 or 3 cases when you can see temperature inversion, then you will see, पहला तो एक स्ट्रेटोस्फीयर में तो हमेशा ही होता है, ठीक है, वो तो ट्रोपोस्फीयर के रिस्पेक्ट में हमेशा होता है उल्टा। सेकंड आप बोलोगे लॉन्ग विंटर नाइट्स विद स्टीडी एयर,
ठीक है, स्टिल एयर बताओगे। तीसरा चलो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। माउंटेन्स पे आप जाते होगे, दीज आर द प्यारे माउंटेन्स, दिस इज वैली, दीज आर द माउंटेन्स। व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे क्या होती है, ठंडी एयर होती है, कोल्ड एयर, क्योंकि यहाँ पे ये सब बर्फ जमी हुई है। दीज आर द स्नो लेडन माउंटेन, स्नो लेडन कोई बोलते हैं तो हिमालय, है ना, हिम से आलिया, हिमाच्छादित जो भी होता है, ठीक है। तो दीज आर द स्नो लेडन माउंटेन्स। ओके, व्हाट हैपेंस इज यहाँ की जो एयर होगी, एयर कभी भी आपको हीटेड एयर मिले, हीटेड एयर है वो हल्की होती है, ठीक है, वार्म वार्म एयर हमेशा लाइट होती है, लाइट होती है इसीलिए तो ऊपर उड़ना शुरू कर देती है, फिर यहाँ से क्लाउड बनते हैं, फिर वो गिरते हैं, है ना। और कभी भी कोल्ड एयर देखिए ना, कोल्ड एयर मास दैट विल बी हैवी एंड कोल्डर, है ना। तो यहाँ की जो एयर है वो हैवी होगी, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे अगर हीट है, क्योंकि नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हीटेड एयर होगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अर्थ पे जितने नीचे की तरफ रहोगे तो उस पर हीटेड एयर होगी। व्हाट हैपेंस इज, ये रात में या कभी भी ऐसा होता है, ये हीटेड एयर ऊपर पहुंच गई, या अभी थोड़ी बहुत भी हीटेड एयर थी, ये जो हैवी एयर है ये ऐसे फ्लोट होने लगती है, ये यहां से रोल डाउन होती है ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे आके अपनी जगह बना लेती है, ठीक है। जगह बना ली तो ये क्या हो गई, ये कोल्डर एयर है, कोल्डर एयर है, ठीक है, क्योंकि हैवी थी तो लुढ़क के आ गई नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके, है ना। अब ये रिप्लेस कर देती है इस जो अपनी वार्मर एयर मास था, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब देखो फिर सिचुएशन क्या बननी है, अगेन नीचे कोल्डर है, जबकि नीचे हॉटर होना चाहिए, वार्मर, और यहाँ पे क्या हो गया, वार्मर, वार्मर एयर है। तो अगर आप यहाँ से पैरासूट लेके ऊपर उड़ोगे तो आपको यहाँ गर्मी लग रही है, नीचे ठंडा लग रहा है। अगेन दिस इज अनदर केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, एग्री, टेम्परेचर इन्वर्जन, क्लियर है। सो दीज आर द थ्री केसेस वी हैव सीन द टेम्परेचर इन्वर्जन। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट के दो वाले हैं, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर एज वेल। हाँ, इस किताब में यार बहुत हैवी हैवी चीजें हैं यार, बहुत हैवी चीजें हैं जिनको मन तो कर रहा था स्किप कर दूं, बट दीज आर फॉर द गुडनेस ऑफ यू ओनली। द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द हिल्स एज वेल। जो कैसे होता है, वो एयर ड्रेनेज जो नीचे की तरफ आता है, ये डायग्राम यहाँ पे नहीं बना है, तो बस समझ में आ गया कि नीचे नीचे की तरफ एयर फ्लोट होके आ जाती है। हम रिवर्स देख लेते हैं। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट्स फ्लोज और ग्रेविटी बीइंग हैवी एंड डेंस, सही लिखा है जो मैंने बोला था। कोल्ड एयर एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर एंड फ्लोज down to the slope pile up deeply in the pockets and valley bottom with the warm air above. This is called air drainage. It protects plant from the frost damage. ठीक है, चलो समझ में आ गया, ठीक है। ओके, ये डायग्राम क्या बना है इसको भी देख लेते हैं मैंने क्या बनाया। तो ये कंपेरिजन है कि डे टाइम में जो अर्थ है वहां पे तो पूरी लाइट आती है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं आती, क्योंकि ये ओशन के ऊपर क्लाउड्स होंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है एल्बिडो की वजह से। तो डे टाइम में देखोगे तो ओशन का टेम्परेचर रिलेटिवली कम मिलेगा अर्थ से। हाउएवर इन नाइट व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे क्या होता है, ये तो हीट इसकी लॉस हो जाती है, लेकिन ये पानी जो होता है वाटर जो कूल्स डाउन लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अब ज्यादा मिलेगा रात में, हाउएवर इन डे टाइम उल्टा होता था, ठीक है। तो रात में टेम्परेचर लैंड का कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहीं ना कहीं से तो लिखा ही होगा, लिखा क्या है उसको सोचा होगा, कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, तो फिर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये विंड का हमने आपको प्रोसेस बता दिया क्या कैसे होता है। चलो अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ठीक है। ये देखो एलिनो का डायग्राम बना है, अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, वरना कोई लेवल 2 में हम पढ़ाएंगे आपको जो एलिनो होता क्या है। इतने डायग्राम से पूरा आपका एलिनो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज थिंग्स। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, एंड वेदर सिस्टम क्या होता है। देखो अर्लियर चैप्टर 9 डिस्क्राइब द अनइवन दिस टेम्परेचर, सही बात है। एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड, क्लियर है, सही बात है। जब भी हमें एयर को हीट मिलेगी देन इट गेट्स हीटेड और एक्सपेंड होती है, और जब कंप्रेस कब होती है, जब कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तभी तो फिर पानी बरसता है। दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही बात है। द रिजल्ट इन दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, रिमेंबर दिस पॉइंट, एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जस्ट रिकॉल इट, ओके।
सेटिंग द एयर इन मोशन, इसीलिए एयर इन मोशन क्यों होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर है। इसका मतलब क्या है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, काय का हाई प्रेशर बता रहे हो। देखो आप ये खड़े हो अर्थ के अंदर, कहते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन है, मतलब हाई प्रेशर का मतलब क्या, कौन धक्का लगा रहा है, जो एयर इज कंप्रेसिंग यू, जो एयर का जो मास है वो आप पे कहीं ना कहीं बॉडी पे प्रेशर लगा रहा है, दैट इज टर्म्स एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां पे ये ज्यादा लग रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का जोन होगा, जहां पे कम होगा वहां पे लो प्रेशर होगा। सिंपल सी ये बात, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे सबसे ज्यादा हमने बताया था अर्थ का जो जो एटमॉस्फेयर है 99 ऐसे जो भी 90% के आसपास नीचे की तरफ ही रहता है, फिर धीरे धीरे इसकी डेंसिटी ऊपर की तरफ कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आप कहाँ पे झेलोगे, सबसे ज्यादा झेलोगे सबसे नीचे, है ना, कि जहां पे सबसे ज्यादा एयर होगी। तो सबसे ज्यादा अगर अर्थ के सरफेस पे जाओगे सबसे नीचा पॉइंट कौन होता है सी लेवल, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा होता है और ये पाप लैंड है। तो लैंड से भी और नीचे जाओगे सी लेवल, मतलब सी का सरफेस, ठीक है, जहाँ पे ये सब होता है, ये सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है कि दिस इज द एरिया जो सबसे ज्यादा प्रेशर फील करेगा। सी लेवल ये लिखा नहीं है, अभी अगर कहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना। सो अर्थ फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर की तरफ से ये एयर है, इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा तो ऐसे जा रहा होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जो अर्थ का जो एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। और अगर ये हॉरिजॉन्टली अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हो विंड, ठीक है। चलो देखते हैं और कुछ चीज, मैं जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीजें बताता था उनको नोट करते रहना, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डू यू रियलाइज दैट आवर बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ प्रेशर, सही बात है, एयर प्रेशर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसी को बस जो एयर आपको लगा रही होती प्रेशर उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसको मेगा जो मिनी जो भी है मिली बार या पास्कल्स उसमें नापते हैं, ये दिस इज अ यूनिट। चलो ठीक है आगे बढ़ो, अभी तक हमने टेम्परेचर की बात पढ़ी थी, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द एयर प्रेशर। चलते चलो, द प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट, अभी हमने थोड़ी देर पहले गरम गरम देखा है कि कैसे यहां से टेम्परेचर, क्योंकि क्यों क्यों ये इस पे रीजनिंग बताओ, रीजनिंग क्यों है, ये नहीं लिखा है द प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट क्यों होता है, क्योंकि नीचे तो सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ज्यादातर एयर यहीं पे है तो उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर हमें ज्यादा लगेगा। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज प्राइमरली कॉज ऑफ एयर मोशन, द विंड व्हिच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, सही बात है। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर देख लेते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर वर्टिकल क्या है ऊपर से नीचे कम होगा और उसका रेट क्या होता है, जैसे वहां पे लेफ्ट रेट था वो भी यहीं पे भी टेम्परेचर की भी देख लो 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर ये होता है। इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, कहीं कहीं अलग अलग भी होता है, कोई चेंज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहाँ पे होगा, जहां पे सबसे ज्यादा एयर का डेंसिटी होगी, तो हमने बोला सी लेवल पे सबसे ज्यादा एयर का डेंसिटी मिलती है, तो वहां पे सबसे ज्यादा देखो प्रेशर दिख रहा है, और टेम्परेचर भी हमें देखना ऊपर से नीचे जाते समय कम होता है, दोनों टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू अपर एल्टीट्यूड, एलिवेशन जैसे बढ़ाते हैं। 1 किलोमीटर ऊपर गए प्रेशर कम हो गया, कैलकुलेट करके देख लेना, 1000 से मल्टीप्लाई करके कम कर देना, जो भी होता है मीटर के हिसाब से, है ना। टेम्परेचर भी कम हो गया, और 5 पे गए और प्रेशर कम हुआ और देखो ठंडा हो गया, ठीक है। 10 किलोमीटर पे गए मतलब कि ट्रोपोपॉज के आसपास पहुंच जाओगे तो कुछ ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू सी एनी टेबल इन द एनसीईआरटी, दैट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कैसे चेंज हो रहा है, फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ, इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स is much larger than that of horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by a nearly equal but opposite gravitational force, hence we do not experience strong upward winds। समझो कहने का मतलब क्या है, जो वर्टिकल प्रेशर है अर्थ जो एयर पे वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और कुछ एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी होता है, ठीक है, लेकिन जो एयर होती है, जो एयर होती है जनरली मूवमेंट हम कहाँ देखते हैं, एयर पे हम विंड के फॉर्म में मूवमेंट देखते हैं, अर्थ पे इतना नहीं पता है तो कोई बात नहीं रट लो। एयर का जो मूवमेंट ज्यादातर हम देखते हैं वो कन्वेक्शन वाला नहीं देखना, वो तो प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड है, मैं जो बोल रहा हूँ एयर जो प्रेशर की वजह से मूव करती है दैट इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दैट इज सो कॉल्ड विंड बिकॉज द डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, वर्टिकली ऐसे ऊपर नहीं जा रही है।
ठीक है, वो हीट की वजह से जाती है, प्रेशर की वजह से देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, दिस इज टर्म्ड एज विंड। बट हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रेशर यहाँ पे वर्टिकल केसेस में नहीं लगता है, लगता है, विंड ऊपर भी ऐसे उड़ सकती है, प्रेशर तब भी होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला दुनिया भर का सीन होता है, अभी नहीं समझते हैं, लेवल 2 में जाएंगे। व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे जो अगर अर्थ ऊपर उड़ना चले तो अर्थ भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मींस एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो भी इक्वली लगता है, तो फिर ऊपर उड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो इक्वल नहीं मिल पाता, क्योंकि दैट हैज बीन कैंसिल्ड आउट विद दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, करेक्ट, बिकॉज ये ऑपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में नियरली होता है, तो जितना हवा ऊपर, तो इसीलिए अर्थ पे जो विंड का मूवमेंट हम जनरली देखते हैं दैट इज जनरली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड दैट इज टर्म्ड एज विंड। एयर का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल इज सो कॉल्ड विंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाई वी डू नॉट सी, जो ऊपर की तरफ हम क्या क्यों नहीं देखते हैं, तो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है जबकि ज्यादा है हॉरिजॉन्टल वाले से, ठीक है, क्यों नहीं देखते हैं, उसका रीजन यही है। अब देख लो, जैसे हमने आइसोथर्म देखे थे वैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर भी देख लो, बहुत कुछ होता है, ऐसे ऐसे करके देख लो, मतलब कि जहां जहां प्रेशर बनते हैं उन चीजों को मिला लो, तो जैसे इस एरिया में सबसे लोएस्ट प्रेशर था, इसको हमने मिलाया चारों तरफ, ठीक है, मतलब कि कहीं कहीं, क्योंकि अभी हमने बताया ये वैसे टेम्परेचर की तरह जो वेरी नहीं करता है यहाँ पे प्रेशर, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर है, सबसे लोएस्ट है, अब इसके किनारे किनारे देखोगे थोड़ा कम लोएस्ट होगा, और वैसा होगा और वैसा होगा, तो ये क्या है, ये आइसोबार्स हैं यार, आइसोबार्स, तो आइसोबार्स आर सर्कुलर एज वेल, है ना, तो ये दिख रहे हैं, कहीं पे हाई है तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ होगा, फिर थोड़ा कम हाई है थोड़ा और कम, ऐसे ऐसे करके यही चीजें लिखी हैं यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोबार्स का देखोगे ना तो नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं है ना, जो आप समझ रहे हो, तो इक्वल प्रेशर की लाइंस को कनेक्ट करो तो वही होता है, ठीक है, ऐसे ये डायग्राम दिखाया गया, इसमें आप कोई वेरिएशन फिक्स नहीं निकाल पाओगे, जैसे कि हमने उसमें देखा था, है ना, टेम्परेचर में। लो प्रेशर सिस्टम इंक्लूड, वही बात है, लोएस्ट प्रेशर एज सेंटर, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर देख लो। अब देखो जरा इसको, कहानी को समझते हैं कि इनको बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख लो, प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स। अब इसको जरा समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं 2-3 मिनट का, जरा उसको देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये मैं क्या दिखा रहा हूं, थोड़ा बहुत पहले मैं इसको आपको समझाता हूं कि फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन था, सन यार हमेशा खराब बन जाता है, ये सन है ना, तो हमें पता है कि यहाँ पे ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स पे यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटर है, यहाँ पे सब कुछ पड़ता है तो एयर होगी वार्म अप, अगर यहाँ से हीट आ रही है इस पे तो वार्म अप होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, तब ऊपर होगी कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं बोलेगी कि अब मेरे को सेटल होना है, तो ऐसे देखती है रास्ता, तो ऐसे देखती है तो देखती है, फिर ऐसे ऐसे घूम के दोनों तरफ जाती है, तो ये 30 डिग्री के आसपास सेटल डाउन होती है, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास सेटल डाउन, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक आते आते ठंडी हो गई है ना, कि ऊपर जाके ऐसे डाइवर्जेंस होता है ना, तो ऐसे ऐसे मुड़ के आई, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा 30 डिग्री के आसपास, इन दिस 30 डिग्री एज वेल द प्रेशर इज सबसाइडिंग डाउन, तो देखा कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा होगा इस जगह पे, तो उसके सर पे पड़ रही होगी ना एयर, तो वो कह रहा है कोई मेरे को सर से मार रहा है ऊपर, है ना, तो इसको क्या हाई प्रेशर फील हो रहा होगा, तो दैट इज, और यहाँ से जो लो प्रेशर, यहाँ कोई आदमी खड़ा होगा तो वो लोग हमारे ऊपर से कुछ जा रहा है, मतलब कि कोई बोझ हट रहा है, तो इसी को बोलते हैं लो प्रेशर एरिया। तो इस पूरी बेल्ट को जो इक्वेटोरियल को बोला जाएगा तो लो प्रेशर का बोला जाएगा। ऐसे ही अगर ये लो प्रेशर है तो यहाँ पे जब पड़ रहा होगा तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल नहीं है, ट्रॉपिकल होता तो 23 डिग्री बोला जाता, तो नियर बाई है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, ऐसे ये भी सब ट्रॉपिकल प्रेशर, ऐसे सब पोलर आएगा, सब पोलर आएगा, ये सब कहानी क्या है, तो फॉर दैट आई एम लेटिंग यू सो, लेटिंग यू सी अ वीडियो, ठीक है, जिससे आपको सब समझ में आएगा, उसको समझना, ठीक है, मैं अपना वॉइस बंद कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, आवाज इसकी आ रही होगी ना सिस्टम की, हाँ, जस्ट वॉच दैट वीडियो कामली, इन्वेस्ट योर 2 minutes एंड अंडरस्टैंड दैट all those things, then let me explain you. In this video, we shall learn about the various pressure belts and wind patterns that have developed on planet Earth. While understanding the basic concepts behind the development of pressure belts, we will not take into consideration the tilt of the axis and the influence of land-water distribution. Equator divides the globe into southern hemisphere and northern hemisphere, and equatorial belt extend up to 5 degree north and 5 degree south.
Equatorial region receives nearly vertical rays of the sun, and this heats up the air near the equator. When temperature increases, pressure decreases. So, along the equator we have low pressure, and we call this region as equatorial low pressure belt. The warm air starts rising up in the troposphere, and as the warm air is rising, the temperature drops. After rising up to a certain point, it stops rising upwards because it becomes cooler and it is obstructed by tropopause. So, the air spreads out. The air starts moving in the southern and northern direction. As the air is moving, it becomes denser, and after a certain point, it sinks down to the surface. So, at around 30 degrees north and south, we have sinking air. This sinking air is cool air, so it forms high pressure systems. These regions are called as subtropical high pressure belts because these regions lie outside the tropical region and at the same time adjoining the tropical region. The sinking air now moves towards north and south. So, along the equator, the warm air rises, spreads out, and cools and sinks down. In this way, it develops convectional currents. At the poles, the sun rays are very much inclined, so we have cold air that sinks. These regions are known as polar highs. In the northern hemisphere, the air moves towards the south, and in the southern hemisphere, the air moves towards north. At this point, we have air coming from north and south. So, at this point, the air converges and rises up. These regions are known as subpolar lows. So, at 60 degree latitudes, we have low pressure system because we have rising air. Along the equator, the air is rising because of convection. And at subpolar lows, we have rising air because of convergence. This rising air also spreads out, cools and sinks. Same things happen in the southern hemisphere. On the surface of the Earth, along the equator, the winds move from high pressure regions to low pressure regions, that is from subtropical highs to the equatorial low in the northern and southern hemisphere. These winds bend to the right in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere, the winds bend to the left, and this is described as Coriolis effect. The winds bend to the right and left in the northern and southern hemisphere respectively because the Earth is spherical in shape and the Earth rotates from west to east. In the same way, in between 30 and 60 degrees north and south, the wind bends towards right and left in the northern and southern hemispheres respectively. Even at the polar region, the same phenomena can be seen. Decathlon 60 plus Sport 6000. So it is clear to you? Whatever जो यहाँ पे लिखा है वो सब इस छोटे से वीडियो में समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें समझाता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे कि वर्ल्ड में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे कैसे है, ठीक है। इक्वेटर पे हमने देखा है लो है तो इक्वेटोरियल लो बोला जाता है, 30 डिग्री के आसपास देखा हाई प्रेशर बनता है, सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं, ठीक है। ये बेल्ट्स जो होती है ना चलती आते हैं, पोलर और सब पोलर हमने लो एंड हाई देख लिया है। इसको मैं एक बार और डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं थोड़ा, तो ये सारी आगे की ये डायग्राम सब अब ज्यादा आपको नहीं देखना है, ये प्रेशर का डायग्राम नहीं देखना है, ठीक है, नहीं देखना है आपको। चलो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ डायग्राम से अगेन, जिससे आपको समझ में आ जाए कोरियोलिस वगैरह सब क्या होता है, ठीक है। देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक। अभी तक आपको ये उस डायग्राम को देख के समझ में आ गया, हीट आता है तो यहाँ से क्या होगा, आपकी एयर मूव करेगी, ठीक है, मूव करती है ऊपर 30 डिग्री के आसपास सेटल होगी, क्योंकि यहाँ पे डेंस होती चली जाएगी आपस में। यहाँ पे 30 डिग्री पे सेटल हुई, यहाँ भी 30 डिग्री पे सेटल हुई, इट गेट सेटल हियर, ओके। क्यों हो रही सेटल, क्योंकि ये डेंसर होती जा रही है, कूल डाउन हुई, सेटल होगी। अब नीचे जाके कहाँ होगी, फिर अगेन ये कहीं ना कहीं तो भागेगी, तो फिर इस तरफ भागती है एयर और यहाँ से इस तरफ भागती है, ठीक है। और फिर यहाँ से भी अगेन बाहर की तरफ भागेगी, दूर की तरफ भागेगी, धरती के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज, ये यहाँ पे जाके क्या होता है, ये 60 डिग्री के आसपास, और यहां से क्या होता है, ये हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ये ठंडी एयर होती है, हाई प्रेशर, ठीक है, पोलर हाई होता है बेल्ट, यहां से एयर आ रही होती है ना, और ये 30 डिग्री से आ रही है, तो 60 डिग्री पे आके दोनों मिल जाएंगी अगेन, फिर ये मिलके क्या करेंगे, अगेन जमीन के अंदर तो जाएंगे नहीं, अगेन दे विल राइज अप, है ना। तो फिर ये ऊपर जाके फिर से यहाँ वहां फैलेंगी, तो ये देखो साइकिल टाइप की बननी है, डू यू सी दिस टाइप ऑफ। अब फिर यहाँ पे सबसाइड डाउन होगा, तो दीज आर टाइप साइकिल्स, इनको हेडले जो मैं भी आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे 60 डिग्री पे, ये भी फिर मैं बना दे रहा हूँ, पोलर हाई होता है, पोलर हाई होता है मतलब कि यहाँ पे सबसाइड होगा,
रट लो, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऐसे डायग्राम बनाने के लिए रटना पड़ेगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ऐसे मिल रहा है तो फिर यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, ऊपर जाके फिर देखो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाके डायरेक्शन बना दो ऐसे, और यहाँ पे पोलर पे तो सब साइड होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे साइकिल्स बना सकते हो, यू कैन मेक दीज साइकिल्स, क्लियर है। तो अब देखो जो मैं बता रहा हूं इस जो रीजन को था, ये तो हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ये 30 डिग्री पे क्या हो गया आपका सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, ये हो गया सब पोलर हाई, सब पोलर लो, और ये पोलर हाई, ठीक है। ये पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, और ये इक्वेटोरियल लो, ठीक है। तो लो हाई लो हाई, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो, अब इमेजिन करो दिस टाइप ऑफ एयर जो अर्थ से उड़ रही थी ऊपर, अब यहाँ पे जो गिरेगी आके, तो गिरने का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये सब जगह यहाँ पे गिर रही होगी एयर। अब गिर के कहाँ जाएगी, सब जगह फैल रही, तो यहाँ का मतलब ऐसे फैल रही, तो मतलब ऐसे ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे ऐसे आ रही होगी। यहाँ पे ये जो ऐसा दिखा रहा हूँ, दीज आर दिस टाइप ऑफ एरोस, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से भी एयर जो देखो ऐसे फैल रही है, तो मतलब कि ऐसे ऐसे आ रहा होगा, दिस टाइप ऑफ एयर इज कमिंग इन दिस वे, ओके, फ्रॉम 30 डिग्री। इमेजिन दिस पॉइंट ओनली नाउ, what happens is if earth is not rotating then this will be the case, however if the earth is rotating the diagram will be, अर्थ को बस थोड़ा इतना सोचो, द डायग्राम विल बी लाइक दिस। अगर अर्थ ऐसे मूव कर रही है, नहीं मूव कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, देन दिस इज द केस। हाउएवर जब मूव करती है तो इनमें थोड़ा धक्का लगता है ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके ये जा रहा, तो इसकी तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसका क्या हुआ, इस तरफ हुआ ना, तो ऐसे ऐसे करके तो ये एयर ऐसे डेविएट हो जाती है। रीजन, एक फोर्स का नाम होता है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो कोरियोलिस फोर्स लगता है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट लगता है, टुवर्ड्स राइट। तो इफ दिस इज द एयर मूवमेंट, तो इसका राइट क्या हुआ, ये हुआ ना, खड़े होकर देखो इस जगह अपना राइट हैंड हिलाओ, ठीक है, तो दिस साइड ये सब हो रहा है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में द कंसेप्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज द एयर मूवमेंट इफ इन दिस वे देन इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट क्या हुआ, सपोज जो आप राइटिंग कर रहे हो ये लेफ्ट हुआ ना, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाती है, स्ट्रेट मूव नहीं करती है। तो इन दिस वे द अर्थ बिकम्स इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो अर्थ का डायरेक्शन का जो एयर का डायरेक्शन है, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। और ये आपका हो गया आपके ट्रॉपिक्स। तो एयर का डायरेक्शन क्या होता है, दिस, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज इफ यू वांट टू ड्रा, मेरे को तो ऐसे याद है कि ये ग्रेटर देन का साइन बनाते हैं हम ऐसे, बस इससे मेरे को एग्जाम में भी बनाने में सिंपल होता है, कहीं भी मैं ग्रेटर देन का साइन बनाऊंगा उससे हो जाएगा। मैं टुकड़े बांट दूंगा इसके, 30 डिग्री में तो ऐसे ऐसे होता है, उसके रिवर्स में ऐसे, फिर उसके रिवर्स में ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो सीन बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसके रिवर्स में बनेगा ऐसे, है ना, और फिर उसके ऊपर कैसे बनेगा ऐसे, बिकॉज यहाँ से जो एयर आ रही थी ना वो, ठीक है, ये वाली जो एयर सब मैं बता रहा हूँ ना, ये कौन सी आ रही है, यहाँ से उठी तो यहाँ पे सबसाइड हुई, सबसाइड होके वो जाती है ना ऐसे ऐसे, तो वही एयर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द, जो प्रेशर का जो डायग्राम है वो ऐसे बनता है एक्चुअली विद कोरियोलिस फोर्स, क्लियर। नाउ अगर देखा जाए तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन। तो these type of airs in the tropics are coming from the eastern direction ना, eastward direction, hence these are termed as easterlies। easterlies में आगे के 3 पन्ने स्किप करने वाला हूँ, वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। these are, ये भी कहाँ इससे आ रहे हैं ना, these are easterlies। इन्हीं को बोला जाता है ट्रेड विंड्स। क्यों बोला जाता है, बस ज्यादा नहीं सुनना, बिकॉज these winds in the earlier time were helpful in making trade, मींस शिप का मूवमेंट क्या होता है, और इन जगह को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड्स, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ। व्हाई दिस इज, फिर से अगेन डोंट गेट इनटू डीपर थिंग्स। ऐसा होता था जब ये शिप्स वगैरह चलते थे तो कभी कभी बहुत भारी हो जाते थे शिप, है ना, जब ट्रेड हुआ करता था, एंड दीज इवेंट्स वर हेल्पफुल। तो शिप्स का मूवमेंट इन लैटिट्यूड्स में होता था, तो पीपल यूज टू थ्रो अवे
जो अपने जब अगर कोई शिप का वजन भारी हो गया और डूबने लगे इन विंड्स की वजह से, तो शिप्स पे क्या करते थे, ये जितने भी हॉर्स होते थे, जो हॉर्स का ट्रेड होता था, उनको उठा के समुद्र में फेंकने लगते थे, ठीक है, जिससे कि शिप का वजन कम हो जाए, ठीक है, क्लियर। सो दीज हॉर्सेस वर थ्रोन ऑफ आउट ऑफ शिप, तो इसीलिए इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है, ज्यादा इसमें कहानी में पढ़ने का नहीं है अपने को, है ना। सो दीज आर द कंसेप्ट। कोरियोलिस फोर्स समझ में आया, क्यों लगता है, क्या होता है। अब कोरियोलिस फोर्स, एक चीज बता दे रहा हूं, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूडनल एंगल। लैटिट्यूड होता है, बस इतना याद रखो। अगर कोई बोले कोरियोलिस फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय द लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ, नो, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज डिटरमिन्ड बाय द latitude of the earth, okay। so greater is the latitude, greater is the Coriolis force, clear। अगर देखा जाए तो 15 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा या 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखा जाए 0 डिग्री पे कितना होगा, 0 डिग्री में इक्वेटर, 0 होगा क्या फोर्स, यस इट विल बी 0। सो कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट इन द इक्वेटर, क्लियर। अब यहां से एक कंसेप्ट और समझा रहा हूं आपको, जब खड़े खड़े समझ लो ना, प्रसाद बट रहा तो ले लो यार, फ्री का ही तो है। जब हमने देखा है नदन हेमिस्फीयर में कोई भी एयर का मूवमेंट अगर ऐसे हो रहा है, करेक्ट, बट हमें पता है अगर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट आया तो इट विल बी लाइक, अगर ये पहले ऐसा था तो ये अब ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इफ देयर इज एनी पॉइंट वेयर कोई लो प्रेशर है, लो प्रेशर का हम बाद में देखें कि यहाँ पे कन्वर्जिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होगा तो वहां से एयर आ रही होगी कहाँ, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ से अगर लो प्रेशर की आ रही है और यहाँ कहीं दूर कहीं ना कहीं तो हाई प्रेशर रहा होगा ना, वहां से तो ऑब्वियस सी बात है एयर मूव्स फ्रॉम, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है इट विल बी कमिंग फ्रॉम समवेयर देयर इज हाई प्रेशर। तो ऐसे करके अगर इस चारों तरफ ऐसे से एयर आ रही है, अब अगर मैं इसको जरा देखूं किस वे में, कोरियोलिस के इफेक्ट्स के हिसाब से, तो ये लो प्रेशर का जो पॉइंट है, इस पे जो ये वाली था वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो थी एयर वो अपने राइट में मूव करेगी, अगेन ये वाली जो थी वो राइट में ऐसे जाएगी, और ये वाला जो था वो राइट में ऐसे जाएगा। आपको नहीं दिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके एक चक्कर टाइप का बनना है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है स्लो प्रेशर के अराउंड ऐसे करके कोई ऐसे 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 घुमाने लगा, यही तो साइक्लोन है, दिस इज द साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। cyclone is nothing but there is a low pressure point around which huge circulation of air is coming, क्यों, just because of Coriolis force, clear, clear। ये ऐसे ऐसे इससे मिल रहा था तो राइट साइड में घुमा घुमा के देखो हमने बना दिया, ये साइक्लोन बन गया आपका, है ना। मतलब कि इस लो प्रेशर के चारों तरफ क्लॉकवाइज में अगर मूवमेंट हो रहा है किसी का, हाई प्रेशर हाई हाई स्पीड का विंड का, वो साइक्लोन हो गया। लेकिन क्या एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, तो क्या वहां साइक्लोन बन सकता है, नो, दैट इज भाई जो इक्वेटर है मेरे दोस्त, वहां पे साइक्लोन बनता ही नहीं है, समझ में आया। तो वहां पे तो सर आप बोल रहे हो कि कोरियोलिस फोर्स होता नहीं, तो वहां पे तो ये विंड का मूवमेंट भी ऐसे नहीं होगा जो आप बता रहे हो तिरछा तिरछा, सही कह रहे हो मेरे भाई। वहां पे देयर विल बी नो सच टाइप ऑफ विंड मूवमेंट विच इज डाइवर्टेड, तो दैट इज वाई देयर इज अ इक्वेटर जो रीजन है, वहां पे एक छोटी सी लाइन होती है, वहां को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो द मूवमेंट ऑफ विंड विल बी लाइक दिस ओनली, स्ट्रेट, ठीक है। मतलब कि नॉर्दर्न साइड से ऐसे आ रही होगी, तो इन चीजों को बोला जाता है डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स, बस बोल देते हैं डोल्ड्रम्स, जहां पे कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट नहीं होता। तो विंड आर परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, तो डोल्ड्रम्स आर द विंड मूवमेंट वेयर द एयर इज परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री की, परपेंडिकुलर गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला नहीं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर वो नहीं है। तो 90 डिग्री टू, वो उसमें एक्सप्लेन करता ना कि वो हाथ के वो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, वो तो थोड़ा वैसे वो बोलता है ना, उसके जो बोलने में दिक्कत होती है, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सो डोल्ड्रम्स आर द वो एरिया जहां पे विंड्स आर परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, 90 डिग्री पे कट कर रही होती थी, वो कर रहे हैं ना 90 डिग्री पे कट। समझ में आ रही है भाई ये कहानी है, क्लियर है।
तो भाई ये थोड़ा हैवी चीज है, इनको समझना पड़ेगा आपको, है ना। और ये इस प्रकार से हमने आपको दिखाया, जो हम चीजें बताना चाह रहे थे। ये थोड़ी हैवी चीजें हैं, बट जो जिसने पढ़ रखी है उसको तो थोड़ा थोड़ा कैच हो रहा होगा। इफ यू आर न्यू कमर, उसको 2-3 बार देखोगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इन द नदर्न हेमिस्फीयर द विंटर दे मूव, अरे ये कहाँ पे आ गए भाई। चलो, फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो भी हमने चीजें बताई आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो, डायरेक्शन विंड कैसे चेंज होती है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, कैसे मूव कर दी। और फोर्सेस अफेक्टिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी देखते हैं, जाहिर सी बात है। द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, रोटेशन ऑफ अर्थ आल्सो अफेक्ट्स द विंड मूवमेंट, दैट इज सो कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स आ गया, हॉरिजॉन्टल विंड्स को मूव करा देता है। कंबाइंड इफेक्ट इन 3 का जो पड़ता है उससे प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होती है। देखो क्या क्या होता है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है, अर्थ पे कहीं जो विंड्स मूव कर रही है, तो देयर आर बिल्डिंग्स, देयर आर माउंटेन्स, दे आर अफेक्टिंग द, दे आर गिविंग फ्रिक्शन टू द विंड, तो दिस द फ्रिक्शन फोर्स। Coriolis force is from the earth. In addition, there is another force that is so called gravitational force, which is acting downwards on the end, है ना, जिसकी वजह से ऊपर नहीं उड़ पा रहे हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का हमने देख लिया, टेम्परेचर की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स हमने देख लिया, माउंटेन्स की वजह से है। ओवर दी फ्रिक्शन सी कम होता है तो स्पीड ज्यादा होती है। कोरिलेशन फोर्स देख लिया, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। वो डायग्राम्स यहाँ पे नहीं समझाए गए होंगे, तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया। कोरिलेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, ये सब हमने आपको बता दिया है कि लार्जर द डायरेक्शन जो होगा तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एट इक्वेटर जहां पे ये जीरो होता है कोरिलेशन फोर्स, तो ब्लो विंड ब्लोज फ्रॉम परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स। आइसोबार्स मींस भाई इक्वेटर पे जो स्ट्रेट लाइन है प्रेशर की, ठीक है। This is the reason why tropical cyclones are not formed near the equator. They have not given the explanation, but I have already explained you. These are, देखो हमने ये बताया, ये क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन में कोई कोरिलेशन होता नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इन्हीं को बोला जाता है डोल्ड्रम्स। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कितना बड़ा चैप्टर और बचा है। चलो ठीक है, इसके 2-4 पन्ने और बचे, वो हम अभी अगले चैप्टर में पढ़ा देते हैं। इस 1 घंटे को देखो, थोड़ा ओवरलोड हो रहा होगा कुछ नए लोगों को, तो समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 पक्का आने हैं, पक्का आने हैं। कोई भी एग्जाम दे लो, क्वेश्चन जरूर आने हैं। यूपीएससी में तो जरूर आते ही हैं, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। मैं कहाँ से शुरू करना, मेरे को हेडिंग याद दिला दो। वी विल बी सीइंग फ्रॉम दिस पॉइंट। We have already discussed this, but still we will be considering this again. Okay. Thank you so much. Thank you so much for listening to me. Have a good day.